नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। तो पिछली कुछ वीडियोस मेरी जो है वो ईएमआरएस को लेके रही हैं, आपकी प्रिपरेशन जो ईएमआरएस की होनी चाहिए टियर 1 के लिए। और मतलब जो भी आपकी क्वेरीज थी ईएमआरएस को लेके वो मैंने उसमें पिछली वीडियोस में ली हैं। अभी बहुत सारे आपके मैसेज, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके सबके रिप्लाई कर पाऊँ। तो आज जो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट किस सेंस में, क्योंकि आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे भारत में ये सबका एक ड्रीम है ना। सबका एक ड्रीम होता है कि कभी ना कभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मतलब मेरा भी था, आप सबका भी इस वक्त है, तभी वही आपको इस वक्त ड्राइव कर रहा है और आप दिन रात आई होप मेहनत कर रहे होंगे उसके लिए। तो गवर्नमेंट जॉब क्यों इतना इसका पागलपन है यार, क्यों इतने लोग पागल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ऐसे देश में जहाँ इतना यूथ है, इतना मतलब हमारे पास यंग एनर्जी है, फिर भी हम इतने पागल क्यों हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है ना। तो कुछ प्रोज मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब के, कि आखिर ऐसा है क्या गवर्नमेंट जॉब में। जब आप गवर्नमेंट जॉब में घुसते हैं जो आपको महसूस होता है। और मैं अपनी बात करूं, तकरीबन अगर मैं बात करूं अपनी, तो 8 साल, 7 से 8 साल मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुका था यहाँ पे आने से पहले। हाँ, मैं टीचिंग में ही था, मतलब प्राइवेट स्कूल। मुझे ना ये डिफरेंस बड़ा क्लियरली मतलब समझ आया है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट्स हैं और प्राइवेट में क्या है। ऑब्वियसली मेजर स्केल पे देखोगे तो फायदे ही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन वो एक छोटी छोटी चीज़ें आप ना वो डिफरेंस फील कर पाते हो कि यार 2 साल पहले, 4 साल पहले लाइफ में क्या था, मेरी मेंटल जो स्ट्रेंथ थी उस पर क्या असर होता था, आज क्या है। ठीक है ना। आप मेंटली खुद को कहाँ देखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आज मैं बड़े अच्छे से आपको उसका डिफरेंस बता सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ प्राइवेट जॉब। ठीक है, प्राइवेट जॉब, और मैं स्पेशली टीचिंग को लेकर ही बताऊंगा। आप में से न जाने कितने लोग होंगे जो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, तो वो बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसको। तो प्राइवेट जॉब्स की बात की जाऊं, देखो सबसे पहले सिंपल सी एक चीज़ आती है कि प्राइवेट, जब आप ये वर्ड बोलते हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो स्कूल जो है वो किसी ने एजुकेशन इम्पार्ट करने के मोटिव से बिल्कुल नहीं खोला होगा। मान लो खोल दिया होगा, चलो 10% उसकी इच्छा होगी कि हाँ मैं अपने सोसाइटी में ना एजुकेशन इम्पार्ट करूंगा, लेकिन 90% उसका जो मोटिव होगा वो होगा मुझे पैसा अर्न करना है। ठीक है, आप इससे बिल्कुल एग्री करोगे और ऐसा होता है। तो अपने आसपास जितने भी आप प्राइवेट स्कूल्स देखते हैं तो उनमें सबसे पहले यही होता है, जो उसका मालिक होता है उसका 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 मेन मोटिव ये नहीं है कि मेरे स्कूल से बड़े बड़े इंजीनियर्स निकले, मेरे स्कूल से बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले हैं, मतलब एक बड़े सिटीजन्स जो है मेरे स्कूल से निकले हैं। उनका मेन मोटिव है कि मैं जो वो ठीक ठाक एक वेल्थ यहाँ से कमाऊँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा। और उनके लिए वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो कस्टमर है। तो ये चीज़ आप मान के चलें। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो गवर्नमेंट स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट करने के पर्पज से ही बनाए जाते हैं। आप खुद बताएं ना, आप गांव दूर दराज में जो स्कूल्स देखते हैं तो वो किस लिए बनाए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग शहर में नहीं आ सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पे ही स्कूल बना के दिए जाएं और वो एटलीस्ट लिटरेट। तो गवर्नमेंट स्कूल को खोलने का ये मोटिव नहीं होता है कि भाई यहाँ से अर्न किया जाए। ठीक है ना। तो वो तो बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल कॉस्ट पे जो है ऑलमोस्ट जो है वो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। जैसे आप हमारे स्कूल की बात करें, हमारे तो यहाँ तो जीरो कॉस्ट है, लेकिन बाकी भी स्कूल देखेंगे अगर आप गवर्नमेंट, तो बड़ी बड़े कम प्राइस पे वहाँ बच्चा पढ़ रहा होता है, बड़े कम कॉस्ट। तो अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा और एक मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। तो वो है सैलरी। तो सैलरी आई थिंक किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है वहाँ पे काम करने के लिए, ये आप मानते होंगे। ठीक है ना। आप भी यहाँ पे इस स्कूल में आना चाहते हैं, ईएमआरएस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो बड़े कम लोग होंगे जो मतलब जो दिल पे हाथ रख के ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मुझे बच्चों की सेवा करने के लिए वहाँ पे जाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है, मुझे बच्चों को लिटरेट करने के लिए जाना है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में इसको बोलते हैं ना, ऐसे वो डेस्परेट टीचर बनने के लिए ही यहाँ पे आना चाहते हैं। नहीं, आप सब जो हैं
कहीं ना कहीं अर्न करने के लिए आना चाहते हैं। हाँ, अब आपकी जॉब ऐसी है, उसका बाय प्रोडक्ट ऐसा होगा ही होगा कि आपसे वो भला काम हो जाएगा, बट एंड ऑफ अ डे सबको सैलरी चाहिए। तो सैलरी का सबसे बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, जो मैंने नोट किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इससे पहले जिस स्कूल में था, मैंने तकरीबन 3 प्राइवेट स्कूल्स में काम किया, ठीक है। 2016 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था, सबसे पहला स्कूल। जैसे मैंने मास्टर करके निकला तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट स्कूल था, और वो स्टेट बोर्ड का स्कूल था, अपने जम्मू कश्मीर बोर्ड का। तो आप यकीन माने, मैंने पहला स्कूल ज्वाइन किया था एज अ पीजीटी मैथमेटिक्स, और मैंने पहली सैलरी वहाँ से ली थी 4,500। सो 4,500 सैलरी के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। और मैंने 2 साल बाद वो स्कूल छोड़ा, और 2 साल के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मेरी जो सैलरी थी वो 6,000 हुई थी। तो ये ग्रोथ देख सकते हैं आप, 2 साल में 4,500 से 6,000। और ये किसकी बात हो रही है? एक एडल्ट, मतलब 2016 में आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। तो उस समय अगर आप 4-5 हज़ार कमा रहे हैं तो आप खुद देखें, ठीक है। एंड चलो काम की बात बाद में करते हैं, काम क्या होता है प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल जो मैंने ज्वाइन किया वो मैंने 2018 में ज्वाइन किया, और वो सीबीएसई स्कूल था, और डीपीएस उधमपुर उसका नाम था। तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, द फर्स्ट सैलरी विच आई यूज टू गेट वॉज 12,000। 12,000 से मैंने शुरू किया, और देन जब मैंने वो छोड़ा 5 साल बाद, तो वहाँ से मैं सैलरी ले रहा था 20,000। तो 12 से 20,000 5 साल में। और मैंने जितने भी स्कूल्स करे हैं वो सब वहाँ पे मैं पीजीटी मैथमेटिक्स ही था। तो ये हुआ डीपीएस छोड़ने के बाद। डीपीएस मैंने 2023 में छोड़ा, और 23 में मैंने ज्वाइन कर दिया आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर, जिसमें सैलरी उस मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी, और वो थी 33,000 के अराउंड मेरे को वहाँ पे मिलता था। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस था। मतलब देखो सैलरी आप सोच रहे हो कि 33,000 ये तो बहुत है, लेकिन देखो 8 साल एक फील्ड में रहने के बाद आप 33 तक ही पहुंच रहे हैं, है ना। तो अगर मैं अभी की बात करूं, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, मैंने जून 2024 में स्कूल ज्वाइन किया था, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी जो थी, मैं ग्रॉस की बात करूंगा, वो 80s में थी, 80,000 में। और इस वक्त 1.5 साल में जो सैलरी है ना, वो 1 लाख क्रॉस कर चुकी है ग्रॉस। तो आप ये देखिए ग्रोथ। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे ग्रोथ बड़ी ज़्यादा तेज़ है, हालांकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है वो साल का आपको 3%, लेकिन आपको डीए मिलता है, आपको डीए मिलता है, आपको और 100 तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ होती हैं सैलरी में, तो वो आपको एक बेनिफिट रहता है। तो तो सबसे बड़ा बूस्ट, सबसे बड़ा जो आपको मोटिवेशन में दे सकता हूँ वो यही है, सबसे बड़ा सैलरी वाला, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये सैलरी वाला मिलेगा। और उसके बाद बात आती है सिर्फ सैलरी नहीं, सिक्योरिटी। आपको अगर 1 लाख आज मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सिक्योरिटी है कि मेरे को 1 साल बाद भी यही मिलेगा, इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा ना। आपको 1 साल के बाद 1 लाख से ऊपर मिलेगा, और एटलीस्ट मिलेगा 1 लाख। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है ना। आप चाहे 10,000 क्यों ना ले रहे हो, लेकिन आपको अगले महीने भी 10,000 मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप वोलाटाइल होते हैं एकदम से, कभी भी स्वाहा हो सकता है। और उससे बचने के लिए फिर आपको अपने जो आपको काम आता है ना, उसके अलावा चीज़ें करनी पड़ती हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट स्कूल की ही मैं मैक्सिमम बात करूँगा, मैं और किसी जगह मैंने काम करा नहीं है, ठीक है, टीचिंग के अलावा। तो मैं आपको स्कूल्स के रिलेटेड ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो स्कूल्स में फिर आप जैसे मान लो मैं घर से मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सिर्फ मैथ पढ़ाकर नहीं आ सकता, मेरे को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट को खुश करना है, प्रिंसिपल को खुश करना है, आपके ऊपर कोऑर्डिनेटर होगा उसको खुश करना है, आपका रिकमेंडेशन फिर वही बंदे देंगे कि भाई हाँ रख लेते हैं इसको। तो 100 तरह की चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो हर दिन जब सुबह आप गेट के अंदर घुसोगे ना स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलोगे कि बेटा 1 मिनट तू बाहर रुक, मैं 6 घंटे की या 8 घंटे या 10 घंटे जितने भी स्कूल आपको रोक के रखता है, तो आप बोलोगे सेल्फ रिस्पेक्ट तू 1 मिनट गेट के बाहर रुक जा, मैं अंदर से काम करके आया। और फिर जब आप स्कूल से काम करके वापस आएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से मिलेंगे और वापस से घर जाएंगे।
तो ये चीज़ तो आपको पहले मतलब इसका तो आपको मतलब हैबिचुअल होना पड़ता है ये चीज़ों का। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखो, फिर वही बात आती है कि प्राइवेट स्कूल किसी ने किस मोटिव से खोला है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो सिर्फ उसने अर्न करने की मोटिव से खोला है, और कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉय इम्पोर्टेंट वहाँ नहीं है। वहाँ पे वो एक निकालेंगे। और मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं अपने स्कूल की बात करूँ, एक स्कूल में मेरे को 12,000 दिया, मैं खुश था क्योंकि मैं 6 कमा रहा था उससे पहले, और जब मुझे 12 मिला तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी वैल्यू अभी भी मतलब ये कहीं ना कहीं इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन आप वैल्यू कहाँ सोचेंगे, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और अगर आप वो छोड़ते हो, वहाँ पे लोग 10 में मारने के लिए तैयार हैं, लोग 8 में मारने के लिए तैयार हैं, 5 में मारने के लिए तैयार हैं, तो आप करोगे क्या? आपको काम तो करना है, आपको अर्न तो करना है। अगर आप 50 अर्न के चक्कर में 20 छोड़ते हो, तो वो आप बेवकूफ़ निकलोगे ना। क्या अच्छा मेरे को 50 चाहिए, दे सकते हो? टर्म कंडीशन आपकी नहीं चलेगी, सामने वाले की चलेगी। तो प्राइवेट स्कूल में ये बड़ा। फिर बात आती है, क्या सिक्योरिटी है प्राइवेट में? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उन लोगों की होती है जो थोड़े चापलूस होते हैं। ठीक है, फ्लैटरिंग तो प्राइवेट में जी भर के चलती है भाई। ठीक है ना, आपको चापलूस समझते हैं आप, तो वो तो बनना पड़ता है। अगर आपको एक अगर अगले 6 महीने की भी सिक्योरिटी चाहिए ना, कि मेरे को ये 6 महीने जॉब पे रखें, तो थोड़ी आपको चापलूसी आनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नेक्स्ट लेवल होती हैं। सैलरी कट होते हैं, है ना। आप 2 मिनट लेट आ गए, सैलरी काट देंगे। तो जिसको डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो भर भर के होती है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने वो सब देखा हुआ है कि किस तरह से इंडिविजुअल टारगेटिंग भी देखी जाती है ना। कोई बंदा आपके गिरफ्त में नहीं आ रहा है, तो बड़े अलग अलग तरीके से फिर उसको गिरफ्त में लाया जाता है, उसको झुकाया जाता है कि भाई यहाँ पे हम हैं। और कुछ चीज़ें मैनेजमेंट को पता ही नहीं होती हैं, अंदर अलग चल रहा होता है एक सिस्टम, एक अलग राजनीति चल रही होती है एम्प्लॉयज़ की, जिनको सबको काम पे रखा हुआ है मालिक ने, मालिक ही बोलूँगा मैं, मैनेजमेंट ने। वो अलग एक राजनीति चल रही है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है ना, उनकी कैटेगरी खुद बनाई है उन्होंने वो। तो कैसे कैसे हम अपना साम्राज्य चलाएंगे। मैनेजमेंट को बस कभी कभी सिर्फ इससे पता होता है किसकी कितनी सैलरी है, उनको सिर्फ सैलरी देनी है और रिजल्ट देखने हैं कि भाई रिजल्ट अच्छे हैं तो कस्टमर और अट्रैक्ट होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें उनको करनी होती हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हों। डिफरेंट एक्टिविटी स्कूल में कर रहे हैं, फिर कोई फेसबुक पे चला रहे हैं, यूट्यूब पे चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल चलते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा है, ताकि क्योंकि आजकल के बच्चे अब ऐसा टाइम आ गया कि बच्चे डिसाइड करते हैं कि मेरे को किस स्कूल में जाना है ना। अब वो टाइम नहीं है कि पेरेंट्स बच्चे मतलब पेरेंट्स पिक करेगा, अच्छा ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा देखते हैं यार कि अच्छा फेसबुक पे ये स्कूल देखा यार, इसमें तो बड़ा हाँ, मतलब चमक है बड़ी स्कूल की, ऐसा है वैसा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो बच्चा पेरेंट्स को रिकमेंड करता है कि मेरे को इस स्कूल में छोड़ दो, तो बच्चे की चलती है आजकल। और इस चीज़ को जो है वो टारगेट किया जाता है स्कूल द्वारा, क्योंकि हाउ यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर एक्चुअली विल डिफाइन देयर वेल्थ। तो ऐसा ही होता है प्राइवेट स्कूल्स में। तो अब इन सब में आप बताओ एम्प्लॉय कहाँ पे होगा यार? ठीक है ना, तो उसको बस फैसिलिटेट ही करना है ये सब चीज़ों को। कहीं उसकी वजह से एक भी स्कूल छोड़ गया बच्चा, तो फिर वो बच्चा जाएगा स्कूल से, तो मतलब वो 3 4 5 साल का, अगर सपोज कितनी फीस उसने स्कूल को देनी थी, वो सब अपने साथ लेके चला जाएगा, है ना। तो स्कूल कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बदतमीजी बच्चे कर रहे हैं, टीचर को अगर वो पीट भी देते हैं ना, तो तब भी स्कूल कोई खास एक्शन बच्चे के खिलाफ नहीं लेता है, क्योंकि बच्चा उनका बैंक बैलेंस जो है वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है ना, उसको बढ़ा रहा है। टीचर चला जाएगा तो क्या ही है भाई, अगर कोई टीचर चला गया 25,000 की सैलरी छोड़ के, तो भाई वो 15 अनाउंस करेंगे ना वहाँ पे, वैसे टीचर 10 आ जाएंगे। और काबिल टीचर बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वैसे आएंगे कोई भी, काबिल लोग अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहे हैं। पैसा वो बाद में देख रहे हैं, पहले अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं ये प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट स्कूल्स में अगर बात करूँ तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी की गवर्नमेंट जॉब्स में तो सैलरी के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इसी वजह से आप लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। अब मैं सिक्योरिटी के नाम पे क्या बताऊँ आपको, पहले तो यही है कि एक फिक्स सैलरी आपको हमेशा मिलती रहेगी थ्रू आउट आपके करियर। 60 साल तक आप सिक्योर हैं, 60 साल तक आपको जो है गवर्नमेंट पालन पोषण करेगी आपका, एक तरह से कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये सिक्योरिटी दिमाग में इनफ होती है कि भाई अगर मेरे को 50,000 भी इस महीने मिल रहा है तो मेरे को अगले महीने 50,000 तो कम से कम आने वाला है ना। तो ये तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा निश्चिंत रहता है इस चीज़ को लेके। देन उसके बाद क्या होता है कि, और बाकी एक और चीज़ होती है कि कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि जब तक किसी एम्प्लॉय का गवर्नमेंट जॉब में प्रोविजन पीरियड चल रहा होता है, थोड़ा सा उसको एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ उसको निकाला जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस को देख के। बहुत रेयर केसेस में निकालते हैं, बहुत रेयर केसेस में, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें एक इनसिक्योरिटी होती है उन 2 साल या 3 साल जितना भी किसी का प्रोविजन पीरियड हो। हमारे यहाँ पे ये हमारे इसमें 2 साल का होता है। तो अगर आप वो 2 साल का प्रोविजन पीरियड निकाल देते हैं तो गवर्नमेंट जॉब से आपको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसा कांड कर दो, मतलब फिर जिसकी कोई मतलब हद ही ना हो। हाँ, फिर वो तो एक एक्सट्रीम केस में तो कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ नहीं करता है कोई एम्प्लॉय तो उसको वहां से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। परफॉर्मेंस चेक करने के तरीके हैं, परफॉर्मेंस में आपको एक्सप्लेनेशन देने को मिल सकती है, मतलब 100 चीज़ें आपकी रुक सकती हैं। सैलरी, शायद सैलरी भी रुक सकती है कुछ चीज़ों में, कुछ एक्सट्रीम केसेस पे। लेकिन आपको कोई, हाँ, सस्पेंड कर सकता है आपको कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपको टर्मिनेट करना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर वही बात आती है, कुछ एक्सट्रीम करोगे तो कहीं भी नहीं बख्शे जाओगे, वो एक अलग पार्ट है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ को बहुत तरीक़ों से देखते हैं लोग। प्राइवेट सेक्टर में आप चाहे किसी स्कूल के लिए 20 साल भी काम कर चुके हैं, और अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं, आप कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसी से गुजरते हैं, बड़े ही काइंड होंगे अगर आपके मैनेजमेंट वाले, तो हो सकता है कुछ कुछ रुपयों की आपकी हेल्प कर दें। अदरवाइज ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है कि आपकी कहीं से कोई हेल्प की जाए, ठीक है, या आपको पूछा भी जाए, या फिर आपका वेट भी किया जाए। अगर मान लो किसी मेडिकल इमरजेंसी में आप फंसते हैं और आप 1-1.5 महीने के लिए ऑफ लेते हैं स्कूल से, किसी प्राइवेट स्कूल से, 1-1.5 महीने में स्कूल कहीं का कहीं निकल चुका होगा और आपको भूल चुका होगा, तो आपके सारे एक्सपेंसेस आपको खुद देखने हैं, आपको दूसरी जॉब का भी इशू रहेगा, मतलब जो भी है। लेकिन ये चीज़ जो है गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। आप अगर कोई एम्प्लॉय बीमार होता है या कोई मेजर उसको मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो वो सारा जो है गवर्नमेंट देखती है, और उसका सब कुछ आपको जो है वो फंड, जितनी भी ज़रूरतें हैं ना उसमें, मेरे को लगता है ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ना, ये सेकंड सबसे बड़ा इसको थ्रेट होता है। पहला तो ये होता है कि भाई राशन पानी चलेगा कि नहीं चलेगा, बाकी तो गाड़ी बंगला ये सब तो, मतलब मैं जो मेन बात कर रहा हूँ ना, सेकंड आता है कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी ना जाए, और अगर आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, क्या मेरे पास उतना पैसा होगा, या मैं, मतलब बचाना मारना वो तो अलग चीज़ है ना, आपको इलाज तो कराना ना, तो उसके लिए जो मेरे पास इतना पैसा होगा तो वो आपका सिक्योर रहता है गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद और कितनी सारी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे पहले वहाँ पे एलिजिबल होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगा। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं था तो मैंने अपनी एक LIC पॉलिसी कराई थी, जिसमें मेरे को साल का 15,000 जो है वो प्रीमियम देना पड़ता है, और उसका अमाउंट जो मैच्योर होगा जब, तो वो 10 लाख करके कुछ है, 10 लाख मैक्सिमम इतना है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ, और 2 महीने पहले ही हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक LIC पॉलिसी जो हमारी नेस्ट जो रहता है उसने करी है। उसमें क्या है कि मेरा साल का प्रीमियम 1100 है, साल का प्रीमियम 1100, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो समवेयर अराउंड 8 to 9 लाख है। तो 8 to 9 लाख, 1100 साल का। और जब मैं नहीं था गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो मैं मतलब आउटसाइड अपनी जॉब कर रहा हूँ एक LIC पॉलिसी, वहाँ मैं 15,000 दे रहा हूँ और 10 लाख वहाँ पहुँच रहा है। तो आप ये देखिए, और ऐसी कितनी सारी स्कीम्स है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जस्ट मैं एंटर किया हूँ तो मेरे को ये एक मतलब बहुत ही एक हैरान करने वाला एक बेनिफिट दिखा, ठीक है ना। ऐसे आप कितने सारे बेनिफिट और भी देख सकते हैं जो बाद में आगे आगे जाके गवर्नमेंट जॉब से मिलते हैं। और कुछ बेनिफिट्स जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं अगर, तो उसकी एजुकेशन के लिए आपको फंड मिलेगा। तो आप सोचो आजकल के टाइम पे एजुकेशन कितनी महंगी है। ये नहीं कि आप अपने बच्चे को बहुत हाई फाई स्कूल में डाला हुआ है आपने, और वहाँ पे आपकी लाखों में फीस है तो गवर्नमेंट आपको लाखों ही देगी, वैसा नहीं है। बट एक डिसेंट अमाउंट आपको अपने बच्चे की फीस के लिए मिलेगा। सो जो कि आप सोचो, आप प्राइवेट में ये पॉसिबल है नहीं है।
तो ये एक बेनिफिट, मतलब मैं आपको इतने बेनिफिट गिनवा सकता हूँ कि वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग मरे पड़े हैं, मतलब मर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके कोई भी मिल जाए। डजेंट मैटर आपको 1 लाख वाली ही मिले, आपको 20,000 वाली भी मिलेगी तो 20,000 आपका जो है वो पक्का हो जाएगा, हर महीने आपको 20,000 मिलेगा। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में आप 30 ले रहे हो ना, तो अगले महीने भी 30 आप ले पाओगे, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है। और मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, देखो प्राइवेट में जो लोग काम कर सकते हैं ना, वो लोग पेशेंस वाले ही होने चाहिए। आप अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, आप प्राइवेट में जॉब ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह से वो नचवाएंगे आपको, वो नाचने के लिए और उसको सहने के लिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। आपकी कोई मजबूरी होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपके, मतलब वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी मजबूरी होती है, वो आपको ड्राइव करती है प्राइवेट स्कूल्स में मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए, है ना। तो अब मैं ये कभी कभी बड़ा सोचता हूँ कि जैसे आने वाली जनरेशन, जो हमारे अभी जो बच्चे तैयार होके निकल रहे हैं पढ़ाई से निकल के, अभी जो जॉब्स में जाएंगे, और वो एक्चुअली जनजी हैं, तो इन लोगों में पेशेंस तो नहीं है। अगर आप अभी स्कूल्स में ही देखते हैं बच्चों को, बड़े बहुत मतलब पेशेंस लेवल बहुत डाउन हो चुका है इस वक्त, जो आने वाली जनरेशन है। तो अब इन लोगों से ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैसे काम करवाएंगे, ये जो बड़ा मतलब जो जेनजी जनरेशन है, तो उनके लिए तो और दिक्कत है प्राइवेट में काम करना, क्योंकि आप वो सहने वाली शक्ति, वो सहने वाले लोग ना धीरे धीरे जो है ना वो एज्ड होते जा रहे हैं, और जो नए वाले हैं उनमें वो दिक्कत आएगी। तो उनके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट अब जॉब। कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो हो गया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वैसा नहीं होता है, ठीक है। उसका एक रीज़न वो भी होता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो फिर लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, है ना। आप अपनी ट्रेन्स देख लो, आप अपनी जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसेस होती हैं, ठीक है, उनकी हालत देखो, और किसी प्राइवेट वॉल्वो की हालत देखो, तो आपको वो फ़र्क दिखेगा। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है कि केयर टेकिंग के लिए कोई नहीं है, या कोई है भी है तो वो ये मान के चलता है कि ये गवर्नमेंट की चीज़ है, ठीक है ना, टूट गई तो क्या हुआ, है ना। तो मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पहले बना के कुछ नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट ने पहले स्कूल बनाया तो उन्होंने प्रॉपर ही बनाया है, उसके बाद लोगों ने उसका मिसयूज़ करके, या उसको फिर केयर उसकी नहीं अच्छे से हुई, उसकी रेनोवेशन अच्छे से नहीं हुई, तो फिर वो एक मतलब उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे फिर, है ना, वो अपना करप्शन वाला एंगल आ जाता है। और प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो मालिक है वो डेली चीज़ें देख रहा है। मैं अगर अभी अभी जो मैंने एक मेजर डिफरेंस देखा है कि प्राइवेट स्कूल में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, मतलब पढ़ाने के पर्पज़ से या पढ़ाई के पर्पज़ से, आप आज रिक्वायरमेंट डालोगे, हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम हफ्ते के अंदर आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कोई रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, वो शायद सालों में भी ना पहुंचे। ये सब कुछ थे। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने सारे स्कूल्स क्यों क्यों छोड़े। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने जब फर्स्ट स्कूल ज्वाइन किया था 2016 में, और 2 साल बाद छोड़ दिया था, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू कि हुआ क्या था। मैंने शायद से एक केवीएस का फॉर्म भरा था कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, और वो मेरे स्कूल में पता लग गया था कि ये जो है केवीएस के लिए ट्राई कर रहा है। और मैं एक दिन ऑफ लेके वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गया, और वापस जैसे पहुँचा तो पीछे उन्होंने दूसरा टीचर रख दिया था। और मैंने बोला ये क्या है, तो बोलते आप तो केवी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप हमें बीच में छोड़ोगे, तो उससे बेटर है कि हमने पहले ही रख दिया। तो दैट्स इट। तो फिर वही दिक्कत आई कि क्या हम बेहतर नहीं कर सकते हैं अपने लिए, कि मतलब अब 6,000 मिल रहा था मेरे को वहाँ पे, मैं क्या करता, मैं बेहतर के लिए नहीं जाता जहाँ की मेरे को 28-27 मिलना था। तो मैं कहाँ गलत था। बट स्कूल वाले भी अपनी जगह सही थे। उसके बाद मैं डीपीएस में आता हूँ। डीपीएस में 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और फिर वो क्यों छोड़ा, तो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वही कि मैं एक अच्छा चापलूस नहीं था। मुझे हमेशा अपनी वैल्यू पे ना पूरा मतलब भरोसा था। मैं हमेशा मतलब मैं पढ़ाने जाता था ना, तो मैं ये सोच के जाता था कि ये टॉपिक मेरे को खुद के लिए प्रिपेयर करना है, और मेरे को इस स्कूल से निकलना है, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है।
तो वहाँ पे मेरे ये काम आएगा। तो मेरे को वैसे पढ़ाना है बच्चे को, मुझे वैसे पढ़ाना है कि जिससे मेरा फ़ायदा हो। तो ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से था, तो मैं वैसा ही वहाँ पे भी था डीपीएस में। बट कुछ एक बार एक वहाँ पे एक हेड मिस्ट्रेस थे, उनसे मेरा थोड़ा हो गया था आर्गूमेंट। तो देन शी शोड हर पावर टू मी कि ऐसा वैसा हो जाएगा, आपको निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड तब ना केवीएस के फॉर्म निकले थे, ये 2023 की बात है। केवीएस परमानेंट फॉर्म निकले थे, जो केवीएस की प्रीवियस जो भर्ती थी। तो मुझे तो ना वो एक अपॉर्चुनिटी लगी और मैं सेटल हो रहा था। मैं धीरे धीरे ना उस डीपीएस को ना अपना मतलब मान रहा था कि यही मेरा फ्यूचर है, आराम से लाइफ निकल जाएगी। 20,000 मिल रहा था मेरे को, लेकिन मैं सोच रहा था यार ठीक है। और मैं मतलब स्कूल के बाद ट्यूशन्स भी देता था, अपना इंस्टीट्यूट था एक, तो वहाँ पे ट्यूशन भी देता था, तो ठीक ठीक चल रहा था अपना। बट वही दिमाग से हट गया था कि भाई कब तक, है ना। आई वॉज इन 20s एट दैट टाइम, और सोचो 50s में जाके अगर आपको उतने ही एफर्ट मारने हैं अपनी जॉब को बचाने के लिए, आपको 50s में जाके उतने ही एफर्ट के साथ ट्यूशन पढ़ानी है, बच्चों को अट्रैक्टेड रखना है अपनी तरफ, है ना। क्योंकि अगर मैं ट्यूशन्स की बात करूँ, आजकल अगर आप 2 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो उसके बीच में आपको कम से कम भी 50 से ज़्यादा जो है वो ट्यूशन वाले इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। तो इतना सैचुरेटेड कंपटीशन है वहाँ पे कि मतलब, और नॉर्मल से नॉर्मल आदमी अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है ना। आप किसी भी घर में चले जाएं, वहाँ पे 10 से 20 बच्चे हर जो है मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान है वो पढ़ा रहा होता है, चाहे उसका टीचिंग फील्ड में कोई बाद में काम भी ना हो। तो ऐसा चल रहा है। तो आप कितनी देर तक वहाँ पे सस्टेन करेंगे, तो ये सोचने वाली बात थी। तो मैं क्या धीरे धीरे ना उन चीज़ों में खुद को एडजस्ट करके सेटिस्फाई हो गया था कि भाई हाँ ठीक चल रहा है। तो वो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जहाँ मेरे को लगा यार कहाँ कहाँ ये सब कुछ कहाँ स्टेबल है। मेरे को तो हमेशा हाँ हाँ करना होगा, मेरे को तो हमेशा जी हजूरी करनी होगी, तभी मैं इसको मतलब सस्टेन कर पाऊंगा या स्टेबल रह पाऊंगा। और अगर जिस दिन तुमने आंखें दिखा दी, जिस दिन तुमने सर ऊपर कर दिया, तो तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही होता है। तो मैंने मतलब फिर वो स्कूल छोड़ा। फॉर्चुनेटली मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी एपीएस उधमपुर में मिल गई। मतलब सीधा ही 15,000 का हाइक मान सकते हैं आप, मतलब 20,000 में वहाँ पे छोड़ के आया और 35,000 के अराउंड मेरे को वहाँ मिली। तो ऑब्वियसली कौन उसको झपकना नहीं चाहेगा उस टाइम। इन रिटर्न डीपीएस स्कूल ने जो है मेरी 1.5-2 महीने की सैलरी भी अपने पास रख दी। और जब आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डालना होता है स्कूल अकाउंट में, तो वो अमाउंट भी उन्होंने अपने पास 40 से 50,000 जो है वो स्कूल ने मेरा खा लिया। लेकिन वही है कि आज शायद जितना उन्होंने मेरा खाया है उससे डबल मेरी सैलरी है। लेकिन अगर मैं उस चक्कर में रहता कि हाँ भाई मेरी सैलरी खा लेंगे, ये होगा वो होगा, अपना अमाउंट निकलवा लूँ, फिर ये वो सब, तो उस चक्कर में मैं वहाँ से कभी निकल नहीं पाता, है ना। या मैं उस पर सेटिस्फाई हो जाता, या उनसे डरता, या मैं सोचता यार ये कम से कम ये तो मिल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो अगर रिस्क नहीं लेता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो मुझे वहाँ से उस समय निकलना सही लगा। फिर मैं एपीएस में आया और एपीएस में अभी काम कर ही रहा था। तो फिर मेरा ये मेरा हो गया। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन पक्का मिला होगा इससे, कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। आपको 60 साल तक कितनी ज़्यादा मतलब 60 साल तक कितने प्रेशर से आप बच जाएंगे। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी लाइफ में, वो तो नहीं है कि आप, और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे पहुँच गए तो कुछ करना ही नहीं है कि बस आपने 60 साल तक सैलरी खानी है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको काम सारे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स पहले जैसी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा होता है आजकल, और अब जवाबदेही भी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो पहले लोग निकल के। तो वो चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन हाँ मतलब एक्सट्रीम कंडीशन ना पहुँचे तब तक आपको कोई निकाल भी नहीं सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, काम करने के लिए ही तो। अब यार जब आपको सैलरी मिलेगी तो काम क्यों नहीं करोगे ना। आई होप आपको मेरे कंपैरिजन से ठीक ठाक मोटिवेशन मिला होगा कि क्यों हम मिडिल क्लास लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपने आप को अगर देखते हैं तो आई डोंट नो आप में से कितने लोग होंगे, मतलब उनके लिए मोटिव, सबके लिए अपनी अपनी मोटिवेशन होगी क्यों वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, है ना। कुछ को अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। मैं अपनी बात करूं, मेरे मेरे पापा जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ जो है उन्होंने प्राइवेट काम किया हुआ है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही थे। मतलब एक दुकान चलाते थे, वो भी किसी के अंडर चलाते थे। तो आप समझ सकते हैं
कि हमारी फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे कितने परिवार हैं, आप में से कितने ऐसे होंगे। तो कुछ को कुछ को शादी का इशू होगा, कुछ को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जो मतलब स्कूल टाइम में अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट होंगे लेकिन खुद को प्रूव नहीं कर पाए, उनको वो प्रेशर होगा। फाइनेंशियल इशू होंगे आपके, सोशल इश्यूज होंगे। तो कितनी सारी चीज़ों को आपको मतलब बीट करने का एक अपॉर्चुनिटी है ना, खुद को कुछ साबित करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो आप इसको आप दोनों हाथों से लें। और देखो फिर वही बात आती है, ये इजी नहीं है, लेकिन आपकी जो मोटिवेशन है ना, जो आपकी मोटिवेशन है, जो आपको ड्राइव कर रही है इस वक्त, वही आपको ये एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जो क्रैक करने में जो है वो एनर्जी देती है, वो पावर देती है। देखो जैसे अभी मैं सिंपल अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में आई थिंक EMRS में 134 वैकेंसी है ना पीजीटी में। तो 134 वैकेंसी पीजीटी में टोटल ओवरऑल, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल। तो 134 है ना, आप कम से कम ना इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। मैं कम बोल रहा हूँ, 100 से कर लो। तो 100 से करने बाद कितने हुए, 13,400 लोग। 13,400 लोग पूरे इंडिया में पीजीटी मैथ के लिए ना मतलब जान निकाल कर तैयारी कर रहे हो, और वो तगड़े वाले कॉम्पिटिटर हैं आपके। मतलब 15,000 मान के चलो आप, 15,000 लोग जो है ना वो मतलब, अगर मैं सिर्फ मैथ की बात करूं, पीजीटी मैथ की बात करूं, पूरे इंडिया की बात करूं, 15,000 लोग मान के चलो आपके तगड़े वाले कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना, फिर तो बात ही खत्म होगी। तो ये 15,000 लोगों को बीट करना है आपने। तो वैकेंसी कितनी है, 134, और 15,000 लोग हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना जानते हैं तो आप देखिए 0.1 से भी कम होगी, है ना। सॉरी 0.1 कहाँ, 0.01 से भी। अगर मैं 13400 मान के चलूँ कि इतने मतलब जो है हार्ड कॉम्पिटिटर है मेरे, तब भी देखो आप 134 डिवाइड बाई 13400, है ना। तो 1/100 आ रहा है, 0.01 प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेसफुल होने की। आपके फेवर में 134, हमें प्रोबेबिलिटी समझाना शुरू कर दी। तो 0.01 प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेसफुल होने की। तो ये कितना परसेंट चांस हुए तो खुद देखें आप। तो ऐसे ही आसान नहीं है ये गवर्नमेंट जॉब लेना, तभी बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम पे। बट आपकी मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। आपका दिमाग है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी इंटेलिजेंस तो है ही है, लेकिन आपकी मोटिवेशन जो है ना वो आपको हमेशा चार्ज अप रखती है ना। आप अभी खुद देख रहे होंगे जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना इसके लिए, बीच बीच में आपको डीमोटिवेशन आती ही होगी, है ना। वो जो एनर्जी का लेवल है ना वो हमेशा ऊपर नहीं रह पाता है। कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो ये सबके साथ होता है। आप मतलब रोज उस लेवल पे नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, डेली आपको पढ़ना है। जो भी आपने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, उसको डेली करें। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन भी एक दिन निकल जाएगी, आपकी रोज एनर्जी हाई नहीं रह पाएगी, लेकिन आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना, जिस वजह से आप ये काम कर रहे हैं, वो वजह आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिर आप कभी भी थकेंगे नहीं। और हाँ, सिर्फ मोटिवेशन के पीछे रहेंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। मोटिवेशन भी सब कुछ नहीं है ना। कि मतलब आप अभी मेरी वीडियो देख ली मोटिवेट करने वाली, फिर कोई और सुन ली, फिर कोई और सुन ली, तो मोटिवेट तो आप खूब हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे। आज आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, कल आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, परसों आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, अगले दिन फिर 4 घंटा हो गए। ये इनकंसिस्टेंसी आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। मोटिवेशन से भी ऊपर कंसिस्टेंसी को रखें, ठीक है ना। बड़े सारे लोग जो है ना वो मोटिवेशन के चक्कर में भागते रहते हैं। मोटिवेशन तो थोड़ी देर आती है, ठीक है, थोड़ी देर आपको आएगी, वो आपको चार्ज अप करेगी, लेकिन फिर बाद में जीतेगी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी रखें। आपका मन है नहीं है तब भी वो टाइम आप देते रहें, है ना। होता ना ऐसा कि मतलब आपको बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं है, तब भी किताब निकाल के बैठ जाएं, आधा घंटा टाइम वेस्ट करोगे, फोन चलाओगे, लेकिन उसके बाद वापस से आना शुरू हो जाएगा धीरे, वो माहौल बनना शुरू हो जाता है ना। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं म्यूजिक लवर हूँ एक, मतलब अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक होता तो मैं टीचिंग में नहीं होता, मैं कहीं मतलब म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बना चुका होता। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे मान लो रियाज होता है म्यूजिक में, तो आपका बिल्कुल मूड ही नहीं है, बिल्कुल मन ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो की हुई है, आपको पता है कि मेरे को हर दिन 1 घंटा देना है इसको, तो मैं क्या करता हूँ उसमें, बिल्कुल मन नहीं है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, तानपुरा जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा जो आप किसी ऐप से प्ले करते हैं, जो म्यूजिक थोड़ा जानते हो जानते हैं, तो मैं क्या करता हूँ ना, उसको प्ले कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। उस पर
सी या सी शार्प स्केल लगा दिया, उसको प्ले कर दिया और चुपचाप बैठ जाना है, बिल्कुल मूड नहीं है। आप देखेंगे 10 मिनट में ना आप उसके साथ सुर मिलाना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, आपका रियाज शुरू हो जाएगा, आप हमिंग करना शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ना आपने वो वाइब, आपने वो माहौल क्रिएट कर दिया। आपने मूड का मतलब मूड को नहीं सुना आपने कि मेरा मन है कि नहीं, आपने देखा कि मुझे 1 घंटा करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, जब आप 4 घंटा आपने फिक्स किया ना, मैं 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आप बैठो फिर पढ़ने, फिर और चीज़ें मत देखो, ठीक है ना। तो जब एक बार वो माहौल बन जाता है ना, जब आप बैठोगे ना, वो माहौल खुद बन जाएगा। अगर आपके आसपास आपकी कंपनी ऐसी है तो फिर तो बात ही, फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर आपकी कंपनी ऐसी है, आपके पास और 2-4 लोग हैं जो किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, फिर तो आपका माहौल है पूरा बना, फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं। लेकिन जो अकेला बंदा होता है ना, उसको थोड़ा ये दिक्कत आती है कि वो डेली एक जैसा जो है वो भाग नहीं पाता है। तो डेली ये सब भागने के लिए रोज भागो पहले, ठीक है ना। जैसे आप जिम में जाते हैं, बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन जिम जाओ, एक बार जिम जाओ और वहां पे 15 मिनट बैठो, सिर्फ कुछ काम नहीं करना, बैठे रहो 15 मिनट, देखो कैसे उठ के आप वेट मारने शुरू हो जाओगे। क्योंकि आपको वैसा वहां पे एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसे एटमॉस्फेयर मिलेगा वो आपको अपने रंग में रंग लेगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल आप, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है, चार्ज अप होने के लिए आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है तो मोटिवेशन से थोड़ी सी ऊपर ज़रूर होगी। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में ला रहे हैं, इधर उधर वीडियोज़ ढूंढते ये वो सब मत करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, ठीक है। कंसिस्टेंसी, डेली, रोज़ एक पक्का टाइम फिक्स करो, उतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप मेरे वर्ड्स आपको कुछ अच्छे लगे हों, कुछ इनसे आपका फ़ायदा हो। सो आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा आपके सामने। थैंक यू सो मच। तब तक आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। बहुत कम टाइम बचा आपके पास, आज 20 नवंबर हो गया, तो मतलब कितने 15, 10, 25 दिन। तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहें, ठीक है, बिल्कुल बस करना है, ठीक है ना, और कर लोगे आप, ठीक है। हम में से ही करते हैं यार, हम लोग ही करते हैं ना, आप में से ही करोगे कोई, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के लोग भी फॉर्म भरे हैं, नासा के साइंटिस्ट ने भी फॉर्म भरे हुए हैं हमारे इसके लिए। तो हम कॉमन लोग ही करेंगे, लेकिन जो क्या करेगा, जो बना रहेगा रेस में, ठीक है। तो 25 दिन है, अपना एक टाइम टेबल फिक्स करो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ जनरली, कैलेंडर में ना सर्कल करने शुरू कर देता हूँ। जैसे मान लो आज 25 रह गए, अगर 15-16 को पेपर आपका होता है तो टेंटेटिव था, लेकिन 15-16 को लग रहा है मेरे को हो जाएगा, तो 15-16 दिसंबर, तो आज कितने दिन रह गए, 25, वो मार्क करो 25। तो उसको जहाँ पढ़ रहे हैं ना आप, जो आपका स्टडी रूम है जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, उसको कैलेंडर को सामने रखो, जो काउंटडाउन चल रहा है ना रिवर्स में, तो वो आपको जो ना ट्रिगर करता रहेगा, भाई आज इतने दिन रह गए, अब 24 रह गए, 23 रह गए। आई होप आप सबने अपने अपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होती है, सबका अपना तरीका होता है, मैं ऐसा करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी सही लगे वो करें, लेकिन पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।